पूरे नए नियम का एक एक बिंदु को सिलसिलेवार तरीके से मैं आज स्पष्ट करना चाहूँगा कि यूजीसी कानून को लेकर विरोध क्यों हो रहा है। फिर आपको जानना है कि यूजीसी के नए नियम क्या है, यूजीसी कानून या नियम के पृष्ठभूमि क्या है। अगर कोई वन साइडेड होगा तो उस कानून से समानता नहीं बल्कि असमानता आ सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रत्येक सवर्ण समाज, संगठन और आम जनता बोल रही है। देखते हैं कि यूजीसी का नियम है क्या जो इतने सारे इसके खतरे उत्पन्न हो गए। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और वर्तमान में देश में चारों तरफ केवल एक ही मुद्दा तैर रहा है जिसका नाम है यूजीसी के नए नियम। यूजीसी के नए नियम को लेकर के लगातार पूरे देश में विरोध हो रहा है। यूजीसी के नियम क्या है, यह कानून क्यों आया, इस कानून की पृष्ठभूमि क्या है, इस कानून को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या वास्तव में ये कानून प्रासंगिक है, क्या इस कानून में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, या इस कानून में बगैर बदलाव के इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस ले लेना चाहिए, या इस कानून को कुछ संशोधनों के साथ लागू किया जाना चाहिए। ये कानून क्या हमारे समाज में समानता की एक और कड़ी को मजबूत करेगा, समानता की जड़ों को और गहरी करेगा, या ये कानून सामाजिक आधार पर हमारे समाज का विभाजन करेगा, या यह कानून वास्तव में बदलते समाज, बदलते परिवेश, बदलते भेदभाव के दौर में ऐसा ज़रूरी है। इन तमाम बिंदुओं की चर्चा आगामी 15 से 20 मिनट के वीडियो में हम करेंगे। ये ऐसा विषय है जिस विषय से परिचित होना केवल यूपीपीसीएस सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट नहीं बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को इस विषय से परिचित होना आवश्यक है। प्रत्येक बिंदुओं से परिचित होना है, सब तथ्यों पर अपनी समझ रखनी है कि वास्तव में यह कानून है क्या। पूरे देश में इसका विरोध चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश में जितना विरोध हो रहा है, देश में सब लोग इसकी बातें उठा रहे हैं, अपने हाथ में बैनर है, तो क्या देश की सभी जनता इस कानून से परिचित है कि आखिरकार गवर्नमेंट की मंशा क्या है इस कानून को लाने के लिए। एक संक्षिप्त परिचय देते हुए फिर सिलसिलेवार तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, इसके प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करेंगे, इस कानून को भी बताएंगे, इस कानून के उद्देश्य को भी बताएंगे, इस कानून की प्रक्रिया को भी बताएंगे, इसके संवैधानिक, इसके जो भी कानून आपके ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी बताएंगे, शिकायत के भी बारे में बताएंगे, समाधान के भी बारे में बताएंगे। लेकिन कितना ये सही है ये सब आप पर सोच छोड़ेंगे। हम दोनों पक्षों की चर्चा करेंगे। यह कानून क्या कहता है, लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, उसके बाद क्या डिसीजन होना चाहिए, ये सारी बातें हम आज देश के युवाओं पर, देश की आम जनता पर छोड़ना चाहते हैं कि देश की जनता और देश के युवा सिविल सेवा के एस्पिरेंट ये बताएंगे यह कानून वास्तव में ज़रूरी है या नहीं, इस कानून को संशोधनों के साथ लागू करना चाहिए, हूबहू लागू कर देना चाहिए या पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। ये डिसीजन तो आप लेंगे, इसका जवाब आप देंगे। लेकिन इस पूरे विषय वस्तु का, इस पूरे नए नियम का एक एक बिंदु को सिलसिलेवार तरीके से मैं आज स्पष्ट करना चाहूँगा। अगर मैं इसका एक सेंट्रल आइडिया दूँ आपको, इसका संक्षिप्त परिचय कराऊँ, तो अभी हाल ही में 13 जनवरी को यूजीसी ने एक नए कानून के अनुसार एक नया नियम बनाया। यूजीसी का मानना है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, ऐसे शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में जातिगत आधार पर भेदभाव होते रहे, और इस जातिगत आधार पर भेदभाव को दूर करने के लिए यूजीसी एक नए नियम के अनुसार ये व्यवस्था लानी चाहती है कि अगर किसी ओबीसी, एससी, एसटी समाज पर, किसी श्रवण समाज के द्वारा अगर जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है तो इसके लिए ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई के अनुरूप जो दोषी पाए जाएंगे उनकी डिग्री रद्द हो जाएगी, उनको उस शिक्षण संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा। अगर कोई शिक्षण संस्थान इसको संज्ञान में नहीं लेता है तो शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द हो जाएगी, उन्हें सरकार द्वारा, यूजीसी द्वारा ग्रांट नहीं दिया जाएगा। ये तमाम प्रावधान इस कानून में किए गए, लेकिन पूरा श्रवण समाज, संगठन, आम जनता सड़क पर उतरकर अपने अपने माध्यम से इसका विरोध भी कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह कानून एक तरफा है। यह कानून जातिगत विभाजन को ला सकता है, यह कानून रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। एक तरफ किसी को सामाजिक सुरक्षा दे सकता है, लेकिन किसी को के साथ ये भेदभाव कर भी सकता है। इस कानून के से सुरक्षा जितनी मिलेगी उससे अधिक इसका दुरुपयोग हो सकता है। ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर के इसका विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन यूजीसी का यह कहना है कि ऐसे तमाम घटनाएं पिछले एक दशक में हुई हैं, जैसे 2016 में रोहित वेमुला का मामला, जो हैदराबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी का मामला था, जो जातिगत आधार पर भेदभाव का शिकार हुए थे। 2019 में पायल तड़वी का मामला, जो जातिगत एसटी होने के आधार पर
वो आत्महत्या कर ली थी और ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पर मामला, ये विवाद में उठा था, तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शिक्षण संस्थानों में इस तरीके से भेदभाव ये चिंता का विषय है पूरे देश के लिए, और ऐसे विषयों पर कुछ कठोर नियम बनाए जाने चाहिए यूजीसी के द्वारा। और उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए यूजीसी ने 2025 में इसका एक प्रोफार्मा तैयार किया और अपने प्रोफार्मा को सुप्रीम कोर्ट को बताया भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम को आगे बढ़ाइए, और इसी प्रोफार्मा को अभी 13 जनवरी 2026 को लागू करके यूजीसी के नए नियम लाए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में समानता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण तरीके से पढ़ने का अधिकार है। जातिगत आधार पर उसके साथ किसी भी तरीके से कोई भेदभाव न किया जाए। तो जहाँ एक तरफ ये बातें ये प्रमाणित कर रही हैं कि तो एक सामाजिक समरसता के लिए कानून है, समाज में ये समानता लाएगी, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ पढ़ने का अवसर मिलेगा, वही दूसरी ओर ये चिंता भी उत्पन्न कर रही है कि कहीं इसके माध्यम से हमारा समाज दो भागों में बंट न जाए, कहीं पूरा समाज श्रवण एसटी ओबीसी और ओबीसी एससी बनाम ना हो जाए, दो भागों में हमारा समाज न बढ़ जाए, कहीं या एंटी डिस्क्रिमिनेशन न होने लगे, कहीं या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन न होने लगे, श्रवणों के साथ ही भेदभाव होने न लगे, कहीं श्रवण के विद्यार्थियों के साथ ही उनको टारगेट न कर लिया जाए, कहीं उनके कैरियर को नुकसान न पहुंचा दिया जाए, कहीं उनकी महत्वाकांक्षा को धूमिल न कर दिया जाए, कहीं बेवजह उनको अपने आप को प्रूफ न करना पड़ जाए। ये चुनौतियां भी आ सकती हैं, ये समस्याएं भी आ सकती हैं। इन्हीं समस्याओं की वजह से आज पूरा श्रवण समाज, संगठन, आम जनता सड़क पर इस यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रही है। अब सिलसिलेवार तरीके से एक शिक्षक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि पूरे देश भर के विद्यार्थियों को, पूरे देश भर की आम जनता को, माता पिता को और जितने भी ऑडियंस है, सबको मैं पहले इस कानून के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसके नियम के बारे में, इसकी कार्यवाही के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं। मैं पहले समझाऊं ये पूरा मुद्दा क्या है, इसको पहले समझिए, और समझने के बाद तटस्थ होकर के निर्णय आपको लेना है कि अब इस पर क्या होना चाहिए। ये डिसीजन मैं नहीं बताऊंगा, मैं पूरा विषय वस्तु क्लियर करूंगा आपको, इसके सारे एस्पेक्ट बताऊंगा कि इसके ये उद्देश्य हैं, लेकिन इसके ये चैलेंज है। क्या ये चैलेंज के लिए विरोध होना चाहिए? क्या इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? क्या हूबहू इसे लागू किया जाना चाहिए या पूर्णतः इसे समाप्त कर देना चाहिए? 21वीं सदी में जहाँ पर जातिगत समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिए, क्या 21वीं सदी में भारत फिर एक जाति समीकरण की ओर बढ़ तो नहीं रहा है? क्योंकि अगर देश जातिगत भेदभाव की तरफ बढ़ा तो कहीं ना कहीं चिंताएं हमारे समाज की ओर बढ़ेंगी, हमारी सामाजिक समरसता और देश की एकता और अखंडता भी कहीं ना कहीं बाधित होगी। इन तमाम बिंदुओं की चर्चा अब हम सिलसिलेवार तरीके से करते हैं आगामी 10 मिनट में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि यूजीसी का नया नियम क्या है, क्यों हो रहा है इसका पूरे देश में विरोध। इस पूरे वीडियो में क्या क्या जानना, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक नागरिक को जानना क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से इसे बताता हूं कि कौन कौन से बिंदुओं पर आपको एक बेहतर समझ होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि यूजीसी कानून को लेकर विरोध क्यों हो रहा है। फिर आपको जानना है कि यूजीसी के नए नियम क्या है, यूजीसी कानून या नियम के पृष्ठभूमि क्या है, यूजीसी कानून की प्रक्रिया एवं समय सीमा क्या है, यूजीसी कानून का संस्थागत ढांचा क्या है, यूजीसी कानून की क्या चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, क्या यूजीसी कानून का कुछ राजनीतिक पक्ष भी हो सकता है। इतने मुद्दों पर चर्चा करने के बाद फिर मैं ये जिम्मेदारी आपको दूंगा कि आप बताइए क्या ये इस यूजीसी कानून में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, क्या ये इस यूजीसी कानून को पूर्णतः लागू कर देना चाहिए हूबहू, या इस यूजीसी कानून को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। क्या ये वास्तव में समाज में सामाजिक समरसता और समानता का बोध लाएगा, ये शिक्षण संस्थानों में बगैर भेदभाव को सबको पढ़ने का एक समान अवसर देगा, या फिर किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट करके उन्हें खुद अपनी समानता के लिए चुनौती का सबब बन जाएगा। इन तमाम बिंदुओं को लेकर कमेंट बॉक्स में आपको अपनी राय बतानी है, लेकिन ये राय तक आप तब पहुंच पाएंगे, इस निष्कर्ष तक आप तब पहुंच पाएंगे, एक तटस्थ निर्णय आप तब ले पाएंगे जब इस पूरे मुद्दे को आप समझेंगे। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मुद्दे को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये जानना है कि यूजीसी कानून क्यों चर्चा में है। पिछले 10 से 12 दिनों में सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केवल एक ही हेडिंग तैर रही है, यूजीसी कानून, यूजीसी कानून, यूजीसी के नए नियम। क्या है, क्यों चर्चा में है? क्योंकि पूरे देश में विशेषकर स्वर्ण समाज, संगठन एवं अन्य स्वर्ण आम जनता द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा मुद्दा जो है वह चर्चा में है।
विरोध के प्रमुख कारण क्या बताए जा रहे हैं? विरोध के जो प्रमुख कारण क्या बताए जा रहे हैं, इसको भी समझना हमें जरूरी है कि विरोध के इसमें प्रमुख कारण क्या है। अगर विरोध के प्रमुख कारणों की बात करें तो सवर्ण समाज द्वारा यह कहा जा रहा है, संगठनों द्वारा यह कहा जा रहा है, आम जनता द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह एक तरफा कानून है, वन साइडेड लॉ है। और वन साइडेड लॉ समानता नहीं लाता बल्कि असमानता फैला सकता है। किसी भी जगह, समाज में, परिवार में, देश में, संस्थान में, शिक्षण संस्थानों में, मनोरंजन के स्थान में, अस्पतालों में, अगर कोई लॉ वन साइडेड होगा तो उस कानून से समानता नहीं बल्कि असमानता आ सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रत्येक सवर्ण समाज, संगठन और आम जनता बोल रही है, क्योंकि ये एक तरफा कानून है। इस नियम में यह प्रावधान है कि भेदभाव केवल सवर्ण द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ किया जाता है। क्या ऐसी कभी परिस्थितियां नहीं बन सकती कि जब सवर्णों के खिलाफ भी कोई भेदभाव हो सके? ये पहला विरोध का कारण है। दूसरा, इसमें समान वर्ग को लेकर यह स्पष्ट नहीं है कि अगर स्वयं उनके साथ भेदभाव होता तो क्या सुरक्षा मिलेगी। इसमें कोई ऐसे प्रावधान नहीं जिसमें यह कहा गया हो कि इस कानून का दुरुपयोग करते हुए अगर किसी एससी, एसटी और ओबीसी समाज द्वारा स्वयं स्वर्ण समाज को अगर कहीं उनके खिलाफ कोई भेदभाव हो रहा है तो क्या इसकी सुरक्षा हेतु कोई प्रावधान है? तो शायद इसमें नहीं है। इसलिए ये कानून एक तरफा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा कारण इसका बताया गया, इसका दूसरा कारण बताया गया कि जातिगत विभाजन, कास्ट डिवीजन भी है। इसका दूसरा कारण है जातिगत विभाजन। आलोचकों का यह भी मानना है कि यह नियम कॉलेज में छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा और गुटबाजी भी बढ़ाएगा। जिस विश्वविद्यालयों में, जिस शिक्षण संस्थानों में, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज में आज सभी वर्ग के छात्र एक साथ रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हैं, कॉलेज के परिसर में बैठ के पढ़ रहे हैं, प्रांगण में एक साथ कंधे पे कंधा मिलाकर चल रहे हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के घूम रहे हैं, तो ये कानून कहीं ना कहीं पूरे विश्वविद्यालय के माहौल को दो गुटों में बांट सकता है। एक गुट एससी, एसटी और ओबीसी का हो सकता है, एक गुट श्रवण का हो सकता है, जिससे जातिगत विभाजन हो जाएगा। जो अब तक समाज में दिखाई दे रहा था वो विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों में भी दिखाई देने लगेगा। ये विरोध का दूसरा कारण है। विरोध का तीसरा कारण यह बताया गया कि इसका दुरुपयोग का खतरा सर्वाधिक है, क्योंकि अब तक के इतिहास गवाह हैं, चाहे वो एट्रोसिटीज एक्ट हो, चाहे वह 376 को महिलाओं को लेकर के कानून हो, चाहे वह हरिजन एक्ट हो, इन सब ने निसंदेह रूप से भारतीय समाज में समरसता को लाने का, जातिगत भेदभाव को दूर करने का, अस्पृश्यता को समाप्त करने का, हरिजनों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निसंदेह रूप से एक मजबूत कार्य किया है। लेकिन अगर पूरे मामले को छानबीन की जाए तो यह भी देखा जाता है कि इन कानूनों ने कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी किया है, लोगों के द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया गया है। जितने इससे सुरक्षा प्राप्त की गई उससे ज्यादा इसका दुरुपयोग हुआ है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा नया प्रावधान जो किसी एक विशेष वर्ग के लिए लाया जाएगा तो उसका दुरुपयोग होने की संभावना बन सकती है, और इस कानून का भी दुरुपयोग हो सकता है। जैसे आपसी रंजिश हो सकती है, किसी ओबीसी, एससी, एसटी के किसी सवर्ण की व्यक्ति से साथ अगर कोई रंजिश है, कोई आपसी वैमनस्य है, वह किसी चुनाव में या किसी अन्य माध्यम में वह आगे बढ़ रहा है, तो उसके खिलाफ ऐसे मामले ला करके उसके साथ आपसी रंजिश भी की जा सकती है। इतना ही नहीं, कोई होनहार छात्र है जो बहुत टॉप कर रहा है, बहुत आगे जा सकता है, उस स्वर्ण छात्र का कैरियर बर्बाद करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये नकारात्मक पहलू की बात है, ये भी सकारात्मक भी आएगा, ध्यान रखिएगा। मैं जिस कैनवास पे जाकर इस पूरे नियम की चर्चा करना चाह रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा अपना विवेक और बेहतर करना पड़ेगा आपको, और लास्ट तक निष्कर्ष आप पर ही छोड़ूंगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सब कुछ आपको बताना है। मैं पूरे मुद्दे को साफ करूंगा कि विरोध का रीजन क्या है, कानून क्या है, कानून का प्रावधान क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन इसको क्या करना चाहिए, ये पूरे सिविल सेवा के एस्पिरेंट, आम जनता और पूरे ऑडियंस इसका निर्णय लेगी लास्ट में। अब आगे चलते हैं। तो इसको मैंने 3 रीजन आपको बता दिए। इसके विरोध के प्रमुख 3 कारण है। पहला, एक तरफा कानून है। दूसरा, ये जातिगत विभाजन ला सकता है समाज में। तीसरा, इसका दुरुपयोग होने का खतरा है। अब देखते हैं कि यूजीसी का नियम है क्या जो इतने सारे इसके खतरे उत्पन्न हो गए हैं। यूजीसी का नियम कहता है कि यह नियम कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। कि शिक्षण संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में यह कई बार देखा जाता है कि जातिगत आधार पर ओबीसी विद्यार्थियों के साथ, एससी विद्यार्थियों के साथ, एसटी विद्यार्थियों के साथ कई बार जातिगत आधार पर भेदभाव होता है,
जिससे एक सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं हो पाता, जिससे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी वहां खुलकर पूरी समानता और स्वतंत्रता के साथ अध्ययन अध्यापन नहीं कर पाते हैं। और ऐसे भेदभाव को दूर करने के लिए यूजीसी को ये नए नियम कहते हैं कि अगर अब कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अगर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है तो फिर सवर्णों के साथ ये कार्रवाई की जाएगी। ये नियम किसको सुरक्षा दे रहा है? एससी, एसटी और ओबीसी को। किससे दे रहा है? सवर्ण से दे रहा है। सवर्ण समझ रहे हैं ना, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण समाज है, राजपूत है, कायस्थ है, वैश्य है, जैन है, जो देश का लगभग 1/3 जनसंख्या है, उसे सवर्ण कहते हैं। और एससी, एसटी और ओबीसी आप जान रहे हैं, तो लगभग 1/3 के बाद बची हुई जनसंख्या यही है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका संस्थागत ढांचा कैसे बनाया गया है? ये कैसे काम करेगा? कैसे पता लगेगा कि किसके साथ भेदभाव हो रहा, कौन कर रहा है? इसके लिए क्या प्रावधान बनाया गया यूजीसी के नए नियम में? इसके लिए सबसे पहले सबसे शीर्ष पर एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जो मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था होगी। उसके नीचे एक इक्विटी स्क्वाड होगा, जो कैंपस में निगरानी रखेगा, जो चारों तरफ टहलता रहेगा। जैसे कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस चारों तरफ चौकसी करती है, उसकी गाड़ियां चलती है, वैसे शिक्षण संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में एक इक्विटी स्क्वाड चलेगा, जो कैंपस में निगरानी करता रहेगा। कहीं किसी व्यक्ति के साथ कैंटीन में, प्रेयर में, खेल के मैदान में, प्रयोगशाला में, क्लासेस में किसी भी प्रकार का जाति के आधार पर भेदभाव तो नहीं हो रहा, इसकी निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ एक इक्विटी एम्बेसडर भी होंगे, जो छात्रों के बीच से चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। साथ ही साथ एक इक्विटी हेल्पलाइन भी होगी, जहां पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे जिनके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव होगा। अगर शिकायत दर्ज की जाती है तो क्या होगा? यदि कोई एससी, एसटी, ओबीसी छात्र शिकायत करता है कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है तो क्या होगा? 24 घंटे के भीतर कमेटी को मिलना होगा और 7 से 15 दिनों में इसके लिए तुरंत एक्शन लेना होगा। और अगर एक्शन लिया गया, अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया, अगर वास्तव में किसी के साथ भेदभाव हुआ है, ये साबित हो गया, तो छात्र को क्या सजा मिलेगी? और यदि इस यूजीसी के नए नियम का पालन किसी शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय ने नहीं किया तो उनके लिए क्या सजा होगी? तो छात्रों के लिए सजा क्या है, संस्थानों के लिए क्या है, जरा इस पे गौर करिएगा। विरोध की जड़ें यहीं से प्रारंभ होती हैं। छात्र के लिए कहा गया कि अगर कोई छात्र इस जातिगत आधार पर भेदभाव के लिए दोषी पाया जाता है तो दोषी पाए जाने पर छात्र की डिग्री रोकी जा सकती है या उसे परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। यानी कि एक शब्दों में कहे, आपका कैरियर समाप्त किया जा सकता है। कैरियर समाप्त हो सकता है अगर इसमें दोषी पाए गए। तो निसंदेह रूप से जहां ये एक तरफ कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर भेदभाव पर नियंत्रण कसने का एक बहुत बड़ा नियम होगा, लेकिन दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि केवल दुरुपयोग से हम किसी भी नियम को न लाएं, लेकिन ये भी उचित नहीं होगा कि किसी भी नियम को लाकर एक तबके को जहां सुरक्षा मिले, वहीं दूसरा तबका खुद डर की स्थिति में आ जाए, वो अपनी सुरक्षा के लिए एक नया सुरक्षा कवच ढूंढने लगे। ये चुनौती भी होगी। समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा मुझे, आप कहाँ जा रहे हैं, और ये लास्ट तक आप नहीं समझ पाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हम आपको वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ पहुँचकर आप एक बेहतर निर्णय ले सकें, आप समझ सकें कि वास्तव में इस कानून में क्या चैलेंज है, किस सीमा तक इसे होना चाहिए और किस सीमा तक इसे समाप्त कर देना चाहिए। मैं आपको वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। मैं ऑडियंस को एक विवेकशील प्राणी बनाना चाहता हूँ, ताकि इसके मुद्दे के बारे में आप सही डिसीजन ले सकें, आप इसके बारे में सही मूल्यांकन कर पाएं। संस्थानों के लिए कहा जा रहा है कि यदि कॉलेज नियम नहीं मानता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है या ग्रांट रोक सकता है। ये व्यवस्था इसलिए की गई ताकि शिक्षण संस्थान, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस द्वारा इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। और छात्रों के लिए ये सजा का प्रावधान इसलिए किया गया ताकि जो सवर्ण छात्र हैं वह किसी भी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव न करें। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? अचानक से आज आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान के भीतर ही जहां एक तरफ नौकरियों में समानता लाने के लिए अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 में जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान हो गया, पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन दिया गया ताकि उनको नौकरियों में समानता मिल सके। 16/4 में आरक्षण का प्रावधान किया गया।
वहीं 15(4) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भी रिजर्वेशन मिला। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में जातिगत आधार पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आधार पर, ओबीसी के आधार पर प्रवेश में रिजर्वेशन दिया गया ताकि सबको पढ़ने का अवसर मिले, तब सबको स्कूल जाने का अवसर मिले, सबके व्यक्तित्व का विकास हो सके। 16(4) में नौकरियों में आरक्षण दिया गया ताकि नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में सबको बराबर का प्रवेश मिल सके। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत लिखा गया। अस्पृश्यता का अंत जब नहीं समाप्त हो रहा था तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया। बाद में उसका नाम चेंज करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 किया गया। 1989 में एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया ताकि अनुसूचित जातियों जनजातियों में व्याप्त अस्पृश्यता को दूर किया जा सके। यानी ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद समाज में समानता लाने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए, जातिगत आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान में कोई उपबंध नहीं है, पहले से उपबंध रहे। अनुच्छेद 15(4) को संविधान संशोधन द्वारा हालांकि जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन 16(4) तो मूल संविधान में था। वहीं से समाज में समानता को लाने के लिए, नौकरियों में सबको समान अवसर देने के लिए, शिक्षण संस्थानों में सबको प्रवेश देने के लिए, सबको समान अवसर देने के लिए संविधान में इसके उपबंध हैं। लेकिन आखिरकार ये जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ऐसा महसूस होने लगा कि यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थानों में भी जातिगत आधार पर भेदभाव को दूर करने के लिए और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाने के लिए ऐसे यूजीसी के नए नियम की आवश्यकता है? क्योंकि 2010 के बाद दो बड़ी घटनाएं हमारे देश में हुई। एक 2016 में रोहित वेमुला का मामला और एक 2019 में पायल तड़वी का मामला। जहां एक तरफ 2016 में रोहित वेमुला के मामले में हैदराबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी में किसी एक व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है और बाद में वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, जो मामला पूरे देश में सुर्खियों का हिस्सा बन जाता है। बाद में ये पता चलता है कि रोहित वेमुला, जिसको एसटी माना गया था, जिसने एसटी कागजात लगाकर शिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया था, वास्तव में वो एसटी सर्टिफिकेट ही फर्जी था, जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं देश भर में हुई। पायल तड़वी का मामला 2019 में आया, जब एक अनुसूचित जनजाति के साथ जातिगत आधार पर शिक्षण संस्थानों में भेदभाव हुआ। जब ऐसे दो बड़े मामले राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का हिस्सा बने तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, यूजीसी आखिरकार कोई कड़े नियम क्यों नहीं बना लेती? क्योंकि यूजीसी के निर्देशानुसार ही किसी विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटीज़ को अपने शिक्षण संस्थान को चलाने का अधिकार मिलता है, वहाँ पर नियम बनाने का अधिकार मिलता है। तो यूजीसी को कुछ नए नियम बना लेना चाहिए ताकि किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी कॉलेजेस में रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामले ना आए, ताकि जातिगत आधार पर कोई व्यक्ति अपनी जाति के वजह होने के कारण उसे भेदभाव का सामना न करना पड़े। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अनुपालन करते हुए 2025 में इसका ड्राफ्ट और मसौदा तैयार किया। सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी भी दी कि हमने इसके लिए एक मसौदा तैयार कर लिया है, हमने इसके लिए एक नियमावली बना ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आगे बढ़िए, और 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने के निर्देशानुसार यूजीसी ने अपने नए नियम सामने ला दिए ताकि रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामले भारत भर के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में दोबारा न होने पाए। जातिगत आधार पर शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न होने पाए। देश के किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी वर्ग का व्यक्ति पूरी स्वतंत्रता और समानता और गरिमा के साथ पढ़ सके और अपने भौतिक और नैतिक विकास को आगे बढ़ा सके, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। इसलिए शायद यूजीसी ने 2026 में अपने नए नियम ला दिए। लेकिन इस नए नियम में क्या जितनी प्रावधान है वो सब सही है? ये न्यायिक आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी को निर्देश दिया कि परिसरों में यानी कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाई जाए और यूजीसी नियम के तहत कार्रवाई की समय सीमा भी बना दी गई। यूजीसी ने कहा कि शिकायत मिलने के लिए कितने समय में कमेटी की बैठक होनी चाहिए, कहा 24 घंटे के भीतर। कमेटी को कितने समय में रिपोर्ट देनी होगी, 15 दिनों के भीतर। रिपोर्ट आने के कितने समय के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए, केवल 7 दिनों के भीतर। मान लीजिए नियम में भले ही ऐसे है लेकिन ऐसा व्यवहार में ना हो पाया तो, अगर ये धरातल में ना हो पाया तो यूजीसी ने अपने नियम के तहत कार्रवाई की समय सीमा बता दी है। लेकिन अगर ऐसा न हो पाया तो नीचे ये भी कहा गया कि असंतोष होने पर ombudsman के पास अपील भी कर सकता है कोई भी पीड़ित व्यक्ति। ombudsman क्या होता है? ये लोकपाल है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज इन नियमों का पालन नहीं करती है तो आप सीधा लोकपाल में शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, फिर
कार्रवाई उसके लिए की जाएगी, यानी कि इसका क्रियान्वयन करने पर अधिक बल दिया गया है। सवाल ये उठता है कि सर वाकई भेदभाव है क्या, भेदभाव की परिभाषा क्या है? क्योंकि ये नियम तो यही कहता है कि किसी भी एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ अगर जातिगत आधार पर भेदभाव होता है तो सवर्ण के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। क्या भारतीय संविधान के किसी हिस्से में भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? क्या कोई संसदीय अधिनियम ऐसा है जिसने डिस्क्रिमिनेशन को स्पष्ट रूप से डिफाइन किया हो? तो शायद आंसर है नो। लेकिन एक सामाजिक मान्यता है कि किसी व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति की तुलना में व्यवहार में किया गया अंतर भेदभाव होता है। लेकिन भेदभाव भी दो तरीके से होता है, एक सकारात्मक भेदभाव, एक नकारात्मक भेदभाव। एक सकारात्मक भेदभाव होता है जिसको संविधान इजाजत देता है कि सकारात्मक भेदभाव किए जा सकते हैं, यानी कि समानता के लिए अगर व्यवहार में अंतर किया जा रहा है तो इसे सकारात्मक भेदभाव का कहा जाएगा और ऐसा भेदभाव बार बार किया जाना चाहिए। तो यूजीसी नियम के अनुसार भेदभाव क्या है? यूजीसी नियम में कौन से भेदभाव की बात की गई? केवल प्रत्यक्ष भेदभाव या अप्रत्यक्ष भेदभाव? यहां से दूसरी जड़ें शुरू होती हैं इसके विरोध की। यूजीसी नियम के अनुसार यहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव दोनों को शामिल किया गया है। अब आपको जानना चाहिए कि सर सकारात्मक भेदभाव समझ गए कि किसी भी व्यक्ति की तुलना में दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में किया गया अंतर भेदभाव है। सकारात्मक भेदभाव का मतलब है कि समानता को लाने के लिए व्यवहार में किया गया अंतर सकारात्मक भेदभाव है। लेकिन इसकी दो शाखाएं और हैं, एक है प्रत्यक्ष भेदभाव, एक है अप्रत्यक्ष भेदभाव। प्रत्यक्ष भेदभाव क्या है, अप्रत्यक्ष भेदभाव क्या है, इसे भी समझना होगा क्योंकि इन दोनों भेदभाव को यूजीसी के नियम में शामिल किया गया है। जिसका अर्थ है कि अगर कार्य की मंशा भेदभाव करना नहीं था लेकिन सामने वाले को ऐसा महसूस है तो भी वह शिकायत कर सकता है, यही अप्रत्यक्ष भेदभाव है। यानी कि सीधे तौर पर कोई किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है किसी भी रूप में, उसे भेदभाव तो माना जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऐसा केवल प्रतीत हो जाए, महसूस हो जाए कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो यह भी भेदभाव की श्रेणी में आएगा, यह अप्रत्यक्ष भेदभाव है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसे आपको समझाना चाहूँ तो ऐसे समझा सकता हूँ। एक शिक्षक क्लास में जब पढ़ाता है वह किसी भी व्यक्ति के साथ अनुशासन बना के रखता है, किसी को भी फटकार लगा सकता है, किसी को भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ा कर सकता है ताकि अनुशासन बना रहे, बच्चे पढ़ाई करते रहें। हो सकता है कि कोई एक सवर्ण शिक्षक पढ़ा रहा हो, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति सही से पढ़ ना रहा हो और उसको बार बार अनुशासन बनाने के लिए उसको खड़ा किया गया, खड़ा होइए, खड़े होइए क्लास में, भाई आप डेली उत्तर नहीं देते, क्या कर रहे हैं, रिवीजन करके नहीं आते। क्लास में उसको बेइज्जती महसूस हो, उसको लगे ओहो हम एसटी हैं इसलिए मेरे साथ आप ऐसा कर रहे हैं, भरे क्लास में आप मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लताड़ रहे हैं, ये साबित करना चाह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। और उसने उसी शिक्षक के खिलाफ भेदभाव के लिए याचिका दायर कर दी कि जातिगत के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया गया है। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा एक मामला आया तो भारत के शिक्षण संस्थानों में बहुत सारे शिक्षक की शिक्षण प्रणाली भी स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होने लगेगी। वो खुलकर पढ़ा नहीं पाएंगे, उनको डर सताएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाने के लिए, अनुशासन के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए, उनके व्यक्तित्व को संवारने के लिए मैं कुछ कड़ा रुख अपनाऊं और मेरा ये रुख जातिगत भेदभाव का हिस्सा बन जाए। ऐसा भी हो सकता है, ये इसका दुरुपयोग है, ये अप्रत्यक्ष भेदभाव है। शिक्षक भेदभाव करना चाह नहीं रहा था, बच्चे को केवल एहसास हुआ है कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। इस पर भी यूजीसी के ये नियम लागू हो सकता है जिससे कहीं ना कहीं शिक्षण प्रणाली भी प्रभावित हो सकती है। इसका दूसरा पहलू है, ध्यान रखिएगा। मैं हर पहलू पर चर्चा कर रहा हूं, कहीं ना कहीं ये नियम वास्तव में सामाजिक भेदभाव को, जातिगत भेदभाव को दूर करेगा, सामाजिक समरसता और मजबूत हो सकती है। लेकिन चैलेंज हैं, अगर उन चैलेंजों पर ध्यान नहीं दिया गया और बगैर उन पर ध्यान दिए, बगैर संशोधन के अगर इसे क्रियान्वित किया गया तो निस्संदेह रूप से चुनौतियां तो आएंगी। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस यूजीसी नियम को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये सवर्ण समाज को खतरे में ला देता है, उनकी ही सुरक्षा खतरे के घेरे में आ गई है। इसलिए एक बड़े तबके की सुरक्षा के प्रावधान न किया जाए, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। संतुलन साधना है, अब संतुलन को आप साधेंगे, मैंने पहले ही कहा है ये संतुलन मैं नहीं साधूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। विरोध का और गहरा कारण क्या है? विरोध का तीसरा सबसे गहरा कारण है कि ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का डर हो सकता है। इसमें हो सकता है कि जहां एक एससी, एसटी और ओबीसी
के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव न हो, इसके लिए यह कानून लाया गया या नया नियम लाया गया। कहीं ऐसा ना हो जिनसे सुरक्षा देने के लिए लाया गया है उन्हीं के साथ भेदभाव ना हो जाए, तो क्या होगा? इसी को रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और क्या यह जरूरी है कि एससी, एसटी और ओबीसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव जब होता है, विशेषकर जातिगत आधार पर, तो क्या वह केवल हमेशा सवर्णों के द्वारा ही किया जा सकता है? क्या किसी जाति विशेष के भीतर अलग अलग स्तर नहीं है, अलग अलग लेयर नहीं है? आर्थिक आधार पर वहां पर कोई शक्तिशाली कोई कमजोर नहीं है? क्या किसी एक विशेष वर्ग के भीतर किसी शक्तिशाली वर्गों के द्वारा किसी कमजोर वर्गों का जातिगत आधार पर शोषण नहीं हो सकता है, भेदभाव नहीं हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए विरोध का एक बड़ा कारण, तीसरा कारण यह भी है कि इसका रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का हो सकता है। दुरुपयोग की आशंका बहुत ज्यादा है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। कैंपस की राजनीति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है हथियार के रूप में। कोई सवर्ण व्यक्ति किसी कैंपस के चुनाव में, किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थानों के चुनाव में अगर वह विजेता के रूप में आगे बढ़ रहा है, ऐसे मामलों में उसे शामिल करके उसके पूरे महत्वाकांक्षा को सीमित किया जा सकता है। साथ ही साथ कैंपस की राजनीति में इसका इस्तेमाल हथियार के तरह किया जा सकता है। हमारा पूरा कैंपस कई गुटों में बढ़ सकता है। वहां जातिगत आधार पर निर्णय हो सकते हैं, जातिगत आधार पर बैठक हो सकती है, जातिगत आधार पर नंबर मिल सकते हैं, जातिगत आधार पर ही किसी व्यक्ति का करियर धूमिल हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का करियर आगे बढ़ सकता है जो वास्तव में वो डिजर्व न कर रहा हो। ये सारी समस्याएं इस कानून की आ सकती हैं। अब एक अंतिम और सबसे संवेदनशील मुद्दे पे जाएंगे, जहां पर बात करने के लिए एक शिक्षक को थोड़ा सा हल्का सा संकोच लगता है, क्योंकि अब यहां राजनीति का मुद्दा आ जाता है। लेकिन करें क्या, राजनीति ही तो हमारा विषय है, पॉलिटिकल साइंस, तो हमें वहां जाना पड़ता है। अब इसका सवाल उठता है, क्या इसके कुछ राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं, या वास्तव में केंद्र सरकार की सारी चिंता जातिगत आधार पर व्याप्त भेदभाव को दूर करना ही है? क्या इसके कुछ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं हो सकते? कोई आसपास में चुनाव तो नहीं है? कुछ शायर कहते हैं कि सरहद पर कुछ तनाव है, क्या कहीं देश में चुनाव है? ऐसी स्थिति तो नहीं है कहीं इसमें? जब ऐसे झांक कर देखे जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। यूपी चुनाव और वोट बैंक का कोई रीजन तो नहीं हो सकता है? सत्ता पक्ष की बदलती छवि तो नहीं है? क्योंकि किसी दौर में ऐसे बहुत सारे बैनर मैंने देखे, आपने भी देखे होंगे, कि भाजपा के साथ सवर्ण है पर सवर्ण के साथ भाजपा नहीं है, इसलिए अब भाजपा के साथ सवर्ण समाज भी नहीं रहेगा। ऐसे बैनर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि एक लंबे समय से एक सवर्ण समाज वर्तमान की सत्ता पार्टी, मैं तो पार्टी का नाम लेने से बचूंगा एक शिक्षक होने के नाते, सत्ता पार्टी के साथ रहा, जिसकी भूमिका देश के जनसंख्या में 1/3 है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगभग 60 से 70% जनसंख्या एससी, एसटी और ओबीसी आबादी की भारत देश में है। और काफी लंबे समय से, एक दशक से भाजपा को अगर सवर्ण और सवर्ण के साथ सवर्ण की पार्टी से मानी गई, तो कहीं ना कहीं एससी, एसटी और ओबीसी में अभी विश्वास का कुछ अभाव रहा हो। और यह कानून कहीं ना कहीं जैसे जैसे सवर्णों के द्वारा इसका विरोध होगा, वैसे वैसे एससी, एसटी और ओबीसी का वोटों का ध्रुवीकरण भी हो सकता है। ये सकता है, कैन शब्द का प्रयोग है नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉलिटिकल कंटेक्स्ट हो सकता है इस कानून का। क्या ये भी एक रीजन बन सकता है इस कानून का? पहले भाजपा को सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन वो अपनी छवि बदलकर पिछड़ी और दलितों की हितैषी बनने का प्रयास आगामी चुनाव में तो नहीं कर रही है। एक कॉन्टेक्स्ट इसका ये भी हो सकता है। ये किस मात्रा में है, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इसलिए इस मुद्दे पर पहुंचने के बाद हम यहां पहुंच पाए हैं कि यूजीसी के नए नियम ने जहां एक तरफ शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में, जहां सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए जातिगत आधार पर भेदभाव को दूर करके देश के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वह जिस भी वर्ग से आता है, सबको स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर पढ़ने का एक माहौल दे रही है, सबको अपने व्यक्तित्व के विकास करने का एक अवसर दे रही है, किसी भी डर के माहौल को खत्म कर रही है, वहीं दूसरी ओर यह जातिगत आधार पर कैंपस में एक नया वातावरण भी दे रही है। वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से हमारा समाज 2 वर्गों में बंट भी सकता है। वहीं तीसरी ओर इससे देश की एकता और अखंडता क्या बाधित भी हो सकती है।
वही चौथी ओर, क्या इस कानून का एट्रोसिटीज़ एक्ट, धारा 376 और हरिजन एक्ट जैसा इसका दुरुपयोग भी हो सकता है? तो क्या ऐसे में इस कानून को पूर्णतः बाइकआउट कर देना चाहिए, इस नए नियम को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए, या कुछ संशोधनों के बाद इसे देश में लागू करके देश की एकता और अखंडता को और समाज को और लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया जाना चाहिए, या जैसा ये कानून है वैसा ही लागू कर देना चाहिए? यही 3 उत्तर इसके बाद में, इस पूरी जानकारी के बाद बचते हैं, जिसका उत्तर मैं नहीं, ये आज पूरे देश भर के ऑडियंस, सिविल सेवा के एस्पिरेंट और देश की आम जनता देगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो मैं 3 विकल्प आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या यूजीसी कानून का संशोधन के साथ लागू कर देना चाहिए, यानी कुछ परिवर्तनों के साथ, दुरुपयोग से बचने की सुरक्षा दे करके, सवर्णों के भी भेदभाव को की कसौटी को बता करके, कुछ नए परिवर्तन करके? क्या यूजीसी कानून उचित है, उसे बिना किसी परिवर्तन के जैसा है जो मैंने आपको समझाया वैसे ही लागू कर देना चाहिए? किसी शिक्षण संस्थान में समानता को लाने के लिए यही सबसे उचित व्यवस्था है? क्या यूजीसी कानून को वापस ले लेना चाहिए? न तो इसमें संशोधन होना चाहिए, न तो इसे लागू होना चाहिए। ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा समाज जैसे है, जिस तरफ जा रहा है, इसको वैसे ही जाने देना चाहिए। समानता भली भांति हमारे देश में, हमारे शिक्षण संस्थानों में बनी हुई है। इन तीनों में से कौन सा बेहतर विकल्प है, ये देश की ऑडियंस, हमारे सिविल सेवा के एस्पिरेंट और देश की आम जनता कमेंट करके बताएगी। हम सबका इंतजार करेंगे और इस वीडियो को हम चाहते हैं कि देश के हर व्यक्ति के पास तक पहुंचे, प्रदेश के हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि इस नए नियम से सबको परिचित होने की ज़रूरत है, केवल सिविल सेवा एस्पिरेंट को नहीं। और मैं भी कमेंट के माध्यम से जानना चाहूँगा, वास्तव में जब तक समझ नहीं थी तब तक अलग बात है, लेकिन समझ के बाद हमारे देश की ऑडियंस, आम जनता इसको लेकर के क्या राय रखती है? हम भी आपके राय को, वर्तमान के समाज को, वर्तमान के एस्पिरेंट को, वर्तमान की जनता को की राय को जान सकें, इसलिए आपके हर एक कमेंट का हम इंतजार करेंगे। तो आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि मैंने आपका 30 से 35 मिनट जरूर लिया, लेकिन इस 30 से 35 मिनट के बाद जो शब्द पिछले 10 दिनों से केवल शब्द कौंध रहा था, केवल यूजीसी नियम कौंध रहा था, अब आप वास्तव में समझ पाए होंगे कि यूजीसी नियम क्या है, इसका विरोध क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसे मामले कब आए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया, कैसे इसका अनुपालन किया गया, क्या कहता है ये नियम, क्या है इसकी टाइमलाइन, क्या है इसकी गाइडलाइन, कितने दिनों में मिलेगी सज़ा, कैसे की जाएगी इसकी कार्रवाई, लेकिन क्या चुनौतियाँ इसमें विद्यमान है, पूरे देश में इसका विरोध क्यों हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।